हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमईपीएल क्लासेस। मैं हूं सीएसईएस दीपक अग्रवाल, आपका मेंटर फॉर जेआईजीएल। जी हां, दिव्या मैम और मैं दोनों मिलकर आपको जेआईजीएल पढ़ाते हैं और जेआईजीएल बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप क्वेश्चन पेपर का भी बात करें तो एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन पूछा था इस बार का, इस टर्म का सबसे ईजी क्वेश्चन पेपर बोला जाए तो जेआईजीएल का था। कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस नहीं था, सब क्वेश्चन बैंग ऑन, पूरा आपका इंस्टीट्यूट का मैथ से पूछा गया था। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं ये वाला पेपर को कि कैसा पेपर पूछा गया था इंस्टीट्यूट ने, और उसको सॉल्व करने का भी कोशिश करेंगे। ओके, चलिए आइए। ठीक है, टोटल 11 पन्ना का क्वेश्चन पेपर था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1A से। राहुल, अ बिजनेसमैन लिविंग इन जयपुर, सप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वर्थ ₹5 लाख टू ब्राइट इलेक्ट्रॉनिक्स। राहुल गुड्स किसको सप्लाई करता है? ब्राइट इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है, ब्राइट इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि किसका है? रमेश का है। कितना का गुड सप्लाई करता है? 5 लाख का। कितना का? 5 लाख का। तो राहुल को कितना पेमेंट करना है? 5 लाख रुपया पेमेंट करना है। ठीक है, 5 लाख रुपया पे करना है। ठीक है, रमेश क्या किया? रमेश को, ब्राइट को, राहुल को पे करना है कितना? 5 लाख रुपया। वो प्रॉमिसरी नोट इशू किया, बोला कि मैं 3 महीना के अंदर पे कर दूंगा। लेकिन 3 महीना का जब टाइम खत्म हुआ, रमेश पेमेंट नहीं कर पाया। ठीक है, तो राहुल क्या किया? फिर एक समरी सूट फाइल करता है। क्या करता है? एक समरी सूट फाइल करता है। समरी सूट फाइल करता है कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जयपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समरी सूट फाइल करता है। ठीक है, जयपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समरी सूट फाइल करता है। ठीक है, क्योंकि रमेश कहाँ, राहुल कहाँ लिव करता है? जयपुर में। और रमेश कहाँ है? जोधपुर में। तो राहुल जयपुर में कोर्ट में फाइल करता है कि रिकवर करना है मेरे को अमाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद रमेश एक दूसरा सूट फाइल कर देता है। राहुल क्या करता है? एक समरी सूट फाइल करता है। रमेश क्या करता है? एक अनादर सूट फाइल कर देता है। बोलता है कि मेरे को गुड डिफेक्टिव था और क्लेम, मेरे को डैमेजेस क्लेम करना है 3 लाख रुपए का फ्रॉम राहुल। ठीक है, 3 लाख रुपए का राहुल से डैमेजेस का। तो काउंटर क्लेम का एक आपका तुम्हारा दूसरा सूट फाइल कर देता है। ठीक है, During the proceeding, Ramesh argued that जयपुर कोर्ट do not have any jurisdiction। जयपुर कोर्ट का कोई jurisdiction या रमेश बोल रहा है कि अपना सूट में राहुल ने गुड सप्लाई किया रमेश को, रमेश को पैसा देना था। रमेश प्रॉमिसरी नोट दिया कि हम पैसा दे देंगे, लेकिन बाद में बोला गुड्स डिफेक्टिव है जब उसको पता चला कि सूट फाइल हो गया। He also requested the court to stay the proceedings in Jaipur because the जोधपुर केस concerning the same was already pending। ओके तो बोल रहा है जयपुर में आप स्टे कर दीजिए सूट को। बोल रहा है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी केस हम लोग का जोधपुर में चल रहा है। राहुल ऑन द अदर एंड आर्ग्यूड दैट द कॉज ऑफ एक्शन पार्टी अरोज इन जयपुर सिंस द कॉन्ट्रैक्ट वाज एग्जीक्यूटेड एंड गुड्स वर डिस्पैच फ्रॉम जयपुर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? Later, the Jodhpur court decided the suit filed by Ramesh and held that the goods supplied were not defective. The court dismissed Ramesh's claim. After the decision, Ramesh attempted to raise the same issue again in the Jaipur court. Rahul objected, arguing that the matter has already been decided and therefore the principle of res judicata applies. Finally, Jaipur court decided the recovery suit in favor of Rahul and ordered Ramesh to pay 5 lakh along with interest. तो बोला लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में क्या हुआ? जोधपुर कोर्ट जो है ना, जोधपुर कोर्ट वही डिसाइड कर दिया। जोधपुर कोर्ट जो है जहां पे रमेश अपना केस फाइल कर रखा था, बोला कि नहीं भैया तुमको पैसा देना पड़ेगा। तो जोधपुर कोर्ट भी बोला कि हाँ तुमको पैसा देना पड़ेगा, दे दिया। ठीक है, अब बोला कि एक्सप्लेन द सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया। सिविल कोर्ट का स्ट्रक्चर बताने के लिए बोला, स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोर्ट। तो हम लोग ये कहां पढ़े हैं? आपका सिविल प्रोसीजर कोड से क्वेश्चन है। कहां से क्वेश्चन है? सिविल प्रोसीजर कोड से ये क्वेश्चन है। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोड क्या है कि सिविल प्रोसीजर कोड क्या बोलता है? सेक्शन 3 बोलता है सिविल प्रोसीजर कोड का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। तो सबसे पहले हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट के नीचे क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। ओके ओके, एंड एवरी सिविल कोर्ट इज ऑफ अ ग्रेड इंफीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे क्या आ जाता है? सिविल कोर्ट। क्या आ जाता है? सिविल कोर्ट। ओके, एंड एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो बोला और उसके नीचे क्या आ जाता है? कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। तो बेसिकली देखो कितना कोर्ट हो गया, कितना कोर्ट हो गया, कितना कोर्ट हो गया? सबसे पहले हाई कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट के नीचे क्या आएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे क्या आएगा? सिविल कोर्ट। और कौन सा कोर्ट आएगा? कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। तो ये क्या आ गया? सिविल कोर्ट का स्ट्रक्चर हो गया। ये हो गया सिविल कोर्ट का स्ट्रक्चर। ओके, डिस्कस वेदर द जयपुर कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इन दिस मैटर। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है कि नहीं इस मैटर में? हम लोग टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में पढ़े हैं ना, ये देखिए टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में हम लोग पढ़े हैं, ये रहा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन मतलब टेरिटोरियल विद इन द लोकल लिमिट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जयपुर में, क्योंकि जयपुर में गुड सप्लाइड हुआ था, जयपुर में ही आपका आपका क्लेमेंट है, तो जयपुर में वो क्लेम फाइल कर सकता है, जयपुर में केस क्या कर सकता है? फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन आता है। ठीक है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन आता है। ठीक है, ओके
व्हाट इज मीन बाय स्टे ऑफ सूट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर? तो स्टे ऑफ सूट्स भी हम लोग पढ़े हुए हैं ना, स्टे ऑफ सूट्स। बहुत इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं पूछा गया है। ओके, क्यों मैं आप लोग को मैट दिखा रहा हूं, क्यों मैं आप लोग को अपना नोट्स दिखा रहा हूं? क्योंकि आप लोग को ये पता चलेगा कि हाँ देखो, हम लोग ने यहाँ पे ये चीज पढ़ा है, तो आप इजीली ग्रास्प कर पाओगे। ये देखिए स्टे ऑफ सूट जिसको बोलते हैं रेस्ट सब्जुडिस, रेस्ट सब्सिड्यूस, ठीक है। तो ये हम लोग ने पूरा पढ़ रखा है ना। अगर केस एक पेंडिंग, एक कोर्ट में पेंडिंग है और सेम पार्टी इन्वॉल्व है और सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देन स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स लग जाता है। सूट ले लिया जाएगा लेकिन प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा जाएगा। कोई इनिशिएशन पे, सूट का इनिशिएशन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोसीडिंग्स में स्टे है। किस पे है? प्रोसीडिंग्स पे स्टे है। ओके, फिर उसके बाद रेस्ट जुडिकाटा पूछा गया था, रेस्ट जुडिकाटा, चुटी काटा नहीं जुडिकाटा। ओके, res judicata, explain the principle of res judicata. Can Ramesh raise the same issue again after the जोधपुर कोर्ट has decided? नहीं, जोधपुर कोर्ट एक बार डिसाइड कर दिया तो सेम केस दोबारा से डिसाइड नहीं हो जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा लगता है। क्या लगता है? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, ठीक है। तो ये रहा रेस जुडिकाटा। द केस इज ऑलरेडी एडजस्ट, सेम सेम पार्टी, सेम मैटर, सेम कॉज ऑफ एक्शन। अगर सारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा तो नन ऑफ द पार्टी कैन इनिशिएट सिमिलर सूट इन एनी इंडियन कोर्ट। कोई भी कोर्ट में सिमिलर सूट नहीं इनिशिएट किया जा सकता। ओके, However, appeals and revisions are allowed. अगर अपील करना चाहता है अपील कर सकता है। Held in the case of SB Temple and VVB Charyulu. ओके, तो ये वाला हम लोग केस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग आराम से ये वाला क्वेश्चन आंसर कर देंगे। समरी प्रोसीडिंग्स क्या होता है? वेदर राहुल इज जस्टिफाइड इन फाइलिंग अ समरी सूट और नॉट, ठीक है। वो समरी सूट जो फाइल किया रिकवरी ऑफ मनी के लिए, कि मेरे को 5 लाख रुपया लेना है उससे, उसके लिए वो समरी सूट फाइल किया, तो वो फाइल कर सकता है कि नहीं फाइल कर सकता है, वो भी हम लोग ने पढ़ा था। समरी सूट, ओके, समरी सूट्स भी हम लोग ने पढ़ चुका है। तो यार एकदम आराम से ये वाला क्वेश्चन तो आपके लोग के लिए एकदम बच्चा होना चाहिए, जबरदस्त तरीके से आप लोग इसका आंसर कर सकते हो। ओके, ठीक है। प्रोसीजर बाय वो समरी सूट अप्लाइज टू सूट रिलेटिंग टू बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एटसेट्रा। क्योंकि प्रोमिसरी नोट था, प्रोमिसरी नोट से तुमको पैसा मिलना था लेकिन तुमको नहीं मिला, ठीक है। अंडर एक कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, आप फाइल कर सकते हो, ठीक है। ओके, ओके, द कोर्ट शैल सर्व समन टू डिफेंडेंट अंडर डिफेंडेंट शैल अप्लाई, ठीक है। आपको खाली पूछ रहा है कि समरी सूट कर सकता था कि नहीं कर सकता? हाँ कर सकता था, ठीक है, समरी सूट कर सकता। एंड इट मस्ट बी इनिशिएटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द अमाउंट बिकम्स ड्यू। जिस दिन अमाउंट ड्यू होता है उस दिन उसको एक दिन के अंदर, एक साल के अंदर में उसको करना चाहिए था, ठीक है। एक साल के अंदर में करना चाहिए था, ठीक है। डन, डन, चलो अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या चीज के ऊपर पूछा गया है? सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आपको फ्रीडम्स क्या है, 6 फ्रीडम्स गारंटीड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, गारंटीड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। एकदम जबरदस्त तरीके से आपको दिव्या मैम ने पढ़ा चुका है। मैं उनका पीपीटी खोल के आपको दिखा देता हूं। अंडर 19(1), अंडर आर्टिकल 19(1) आपको क्या क्या फ्रीडम्स मिलता है, क्या क्या फ्रीडम मिलता है एक सिटीजन ऑफ इंडिया को अंडर आर्टिकल 19(1) में, ठीक है। 6 फ्रीडम का बात किया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म, फ्रीडम ऑफ फॉर्म्स ऑफ फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रेसिडेंट रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन और बिजनेस। ओके, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लेकिन लगा सकते हैं फ्रीडम के ऊपर। आपको खाली फ्रीडम के बारे में पूछा है तो आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के बारे में बोलने का दरकार नहीं है। ओके, explain whether the government order violates fundamental right under article 19(1)(a) and 19(1)(b) of the constitution of India। तो वेदर द गवर्नमेंट ऑर्डर वायलेट्स फंडामेंटल राइट, नहीं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ना, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। व्हाट आर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे आपको बता के आना है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या होता है ये बताइए। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए नेचर, एक्सटेंट एंड अर्जेंसी ऑफ द एविल फॉर सच रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज। इज द रेस्ट्रिक्शन प्रपोज टू एविल, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, ओनर्स टू प्रूव दैट रेस्ट्रिक्शन इज रीजनेबल लाइज ऑन स्टेट। तो ठीक है, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से आप गवर्नमेंट ऑर्डर अपना लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। What are the reasonable restriction on the freedom of speech and expression? freedom of speech and expression के ऊपर क्या reasonable restriction है ये देखिए, क्या reasonable restriction है।
ओके, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, 8 पढ़ने से सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को मेंटेन करने के लिए, फ्रेंडली रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट नहीं कर सकता तुम, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस नहीं कर सकता, डिफेमेशन नहीं कर सकता, ये सब नहीं कर सकता। ओके, examine the validity of detention of students in light of the liberties granted under article 21। ठीक है, देखो आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में क्या बोला गया, आर्टिकल 21 में ठीक है, held in the case of state of AP versus L Nagendra Nadan that refusal of application to enter a medical college is not violation of personal liberty। okay, ओके, तो ये हम लोग ने आपका सारा क्वेश्चन कर लिया। तो ये जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम ये जितना भी क्वेश्चन है सब आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कवर्ड है। ओके, ये भी पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब आ जाइए आईटी एक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया। आईटी एक्ट में क्या क्वेश्चन पूछा, इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु Prabhu supplier sent an email quotation of Meera offering to sell goods at a discounted price। Okay, प्रभु क्या किया, एक email send किया मीरा को discounted price में। Meera system automatically sent an email showing acceptance of offer due to technical glitch even though she did not intend to accept it। Prabhu relying on the email dispatched the good। Later Meera refused to accept it claiming that she never personally sent the, बोली कि भैया मेरा सिस्टम से ऑटोमेटिकली ईमेल चला गया, मैंने कभी नहीं भेजा। ठीक है, प्रभु contended that the acceptance is valid as it originated from Meera's authorized system referring to the provision। हाँ, तो मीरा ने एक्सेप्ट किया और उसने गुड्स अपना डिस्पैच कर दिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये आपका आईटी एक्ट के अंदर में डिस्कस वेदर द इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टेंस इज वैलिड और नॉट एंड एट्रीब्यूटेबल टू मीरा। यस, इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपने कोई भी एक्सेप्टेंस दे दिया तो उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है अंडर द आईटी एक्ट। ओके, हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, ये देखिए हम लोग ने पढ़ा है ट्राइमेक्स इंटरनेशनल एफजी लिमिटेड दुबई वर्सेस वेदांता एल्यूमिनियम। वहां पे क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी डन थ्रू ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस आल्सो, देयर इज नो नीड फॉर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इफ द एसेंशियल वैलिड इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियली वैलिड दैट इज प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ईमेल, टीजी, व्हाट्सएप ग्रुप, उसको माना जाता है। ठीक है, टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच क्या होता है, टाइम ऑफ डिस्पैच क्या होता है, डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑकर्स व्हेन इट रीचेस द कंप्यूटर सोर्स आउट ऑफ द, मेरे यहाँ से चला गया तुम्हारे कंप्यूटर रिसोर्स में चला गया तो टाइम ऑफ डिस्पैच। टाइम ऑफ रिसीप्ट क्या होता है, तुम्हारा कंप्यूटर रिसोर्स में जिसमें तुमने पढ़ के देख लिया या फिर एक्नॉलेज कर दिया तो उसको टाइम ऑफ रिसीप्ट माना जाता है। ठीक है, ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड होता है। ओके, एनी कॉन्ट्रैक्ट डन थ्रू डन इलेक्ट्रॉनिकली इज वैलिड। ओके, Our ABC's manufacturing company registered under the Companies Act is facing a criminal complaint for violation of environmental regulation. The trial court issues a summon to a company. The summon was served by delivering it to the company's receptionist, who refuses to accept it. Okay, later the summon is sent by a registered port address to the company director. The letter is duly posted, but the director claims he never personally received it. Okay, discuss whether the service of summon on ABC Manufacturing Limited is under section 65 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वैलिड और नॉट। ठीक है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हम लोग ने समन के बारे में पढ़ा है ना, तो वही समन के बारे में आपको डिस्कस करना है। समन के बारे में क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। सारा चीज आपका पढ़ा हुआ है। देखिए, summon, it is an order of the court issued to the witness or accused to present himself or something or some document or thing in the court. It is always in writing, signed by the presiding officer, shall be in duplicate। summon कैसे हम लोग सर्व कर सकते हैं, it can be served, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, it can be served electronically in case of corporate society as LLP firm, summon shall be served to the secretary, manager or director or partner। ठीक है, the summon can also be served electronically and it should contain the seal of the court। it should contain the seal of the court। okay, अगर समन आप सर्व नहीं कर पा रहे, द समन शैल बी अफिक्स टू द कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ द हाउस। द समन शैल बी सर्व्ड इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सर्व कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, तो समन यहाँ पे वैलिड है। समन क्या है, यहाँ पे वैलिड है। ओके, अनिल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, बेटिंग agreement with Bhushan in the city of Delhi and lost।
40,000 to discharge the liability. Anil borrowed amount from Kapil, okay, who directly paid to Bhushan. Later Anil refuses to repay Kapil, arguing that the original agreement between Anil and Bhushan was a wagering agreement and therefore not enforceable. Discuss whether the Kapil can recover the amount from Anil and what will be your answer if the betting agreement took place in Mumbai. तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वेजरिंग से है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वेजरिंग से है. मैं आपको रेलिवेंट पार्ट दिखा देता हूँ जहाँ पे आप लोग ये वाला आंसर पा सकेंगे. रेलिवेंट पार्ट में आप लोग को दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे आप देखिए अग्रीमेंट जो होता है ना, अग्रीमेंट विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, ये सब आपका अग्रीमेंट क्या होता है, इनवैलिड होता है, वॉइड होता है. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं. ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे वाला क्वेश्चन पे जाते हैं. ठीक है, फॉर्जरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. कमलदीप अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एन elementary teacher training ETT in a state of Punjab and submit a certificate showing that she had worked in Gyandeep public school for a specified period. During verification it was found that the school was not recognized during that period. The prosecution alleged that the certificate was false and forged and initiated criminal proceeding against her for forgery. Examine whether Kamaldeep is guilty for forgery for submitting such a certificate. देखो कमलदीप क्या कर रहा है, एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग के लिए इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड सर्टिफिकेट शो किया है कि वो स्कूल में showing that she had worked in ज्ञानदीप स्कूल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. तो ये देखिए हम लोग ने बीएनएस में पढ़ा है ना कि इसको फॉर्जरी इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने सर्टिफिकेट दिया है टीचिंग का. क्या दिया है, सर्टिफिकेट दिया है टीचिंग का कि ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में वो पढ़ाती थी, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में वो पढ़ाती थी. लेकिन उसने ये नहीं बोला था कि ना ये पब्लिक स्कूल रिकॉग्नाइज है, ये तो कहीं नहीं बोला था कि पढ़ाती थी. तो ये फॉर्जरी नहीं है, ये फॉर्जरी नहीं है. सर्टिफिकेट को इवन दो द स्कूल इज नॉट रिकॉग्नाइज, एक्सपीरियंस तो वैलिड है ना, एक्सपीरियंस तो वैलिड है और उसका टीचिंग भी तो वैलिड है, तो इसको फॉर्जरी नहीं माना जाएगा, इसको फॉर्जरी नहीं माना जाएगा. ठीक है, नॉट अ फॉर्जरी. फॉर्जरी मतलब क्या, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते. तो यहाँ पे कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट उसने नहीं बनाया था, उसने स्कूल में पढ़ाने का डॉक्यूमेंट बनाया था. बोला था स्कूल वाज नॉट रिकॉग्नाइज, लेकिन स्कूल तो है ना, रिकॉग्नाइज नहीं से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, अब आ जाइए 3B में डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स टू स्टेट पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. एकदम इजी क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये भी आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आराम से आंसर कर सकते हो. ओके, अब देखिए मेडिकेयर एक प्राइवेट हेल्थ केयर कंपनी है, मेंटेन्स एन ऑनलाइन पोर्टल वेयर द पेशेंट अपलोड देयर मेडिकल रिकॉर्ड, आधार डिटेल, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा. द कंपनी स्टोर्ड दिस इन्फॉर्मेशन इन इट्स ओन सर्वर. ड्यू टू आउटडेटेड फायरवॉल सिस्टम एंड लैक ऑफ एन्क्रिप्शन, हैकर क्या कर दिया, उसका सिस्टम में चला गया और सेंसिटिव मेडिकल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चला गया बाहर. सेवरल पेशेंट आफ्टर सफर फाइनेंशियल फ्रॉड, रेपुटेशन हार्म एटसेट्रा. तो बोल रहा है मेडिकेयर क्या किया, इंटरनल इंक्वायरी किया और देखा कि अपना साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को वो लोग 2 साल से अपडेट नहीं किया और फेल टू फॉलो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. ठीक है, अब बोला एग्जामिन करना वेदर मेडिकेयर shall be held liable for under section 43 of the act. हाँ, मेडिकेयर shall be held liable because उसका ड्यूटी है to protect the personal data. ठीक है, तो ये सेंसिटिव डेटा प्रोटेक्शन, सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन रूल्स है ना 2011, उसमें क्या बोला है, फॉलोइंग डेटा आर सेंसिटिव, पर्सनल इन्फो, पासवर्ड, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल है, पास्ट एंड प्रेजेंट हेल्थ रिकॉर्ड, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बायोमेट्रिक डेटा. द इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी कलेक्टेड विदाउट प्रोवाइडर्स कंसेंट. द बॉडी कॉर्पोरेट शुड हैव अ बोर्ड पॉलिसी विच शुड कंटेन द फॉलोइंग: प्राइवेसी पॉलिसी, कंसेंट, कलेक्शन लिमिटेड नोटिस, रिटेंशन, पर्पस. ठीक है, ये सारा डेटा को हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. लॉ रिलेटिंग टू पर्सनल डेटा है. ठीक है, पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग को लिख के आना पड़ेगा. ओके. In the state of Rajasthan, a land reform statute was enacted to protect tenant from eviction and to ensure security of tenure. The law prohibited eviction of tenant except under specific condition. However, the wordings of the provisions was ambiguous regarding whether certain category of tenant were covered. A landlord Raghav sought eviction of Mohan, arguing that Mohan did not fall within the strict wording of the statute. Mohan contended that the law should be interpreted in light of its protective purpose. In light of the mischief rule, decide whether Mohan is entitled to protection or not. मोहन को प्रोटेक्शन मिलेगा क्योंकि लॉ क्या है, एम्बिगुअस है. लॉ क्या है, एम्बिगुअस है. ओके, ठीक है, तो ये 4 फैक्टर को हम लोग को देना है ना. हेडन्स केस ऑफ इंग्लैंड में पढ़े थे, जिसको बोलते हैं रूल ऑफ मिसचिफ या फिर रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन. ठीक है, पनिश द रॉन्ग डन, एडवांस द रेमेडी. Okay, before applying this rule, 4 factors. Common law prevails before the making of this act. What was the mischief and defect the common law did not provide for? What was the mischief, object and remedy for the parliament? What was the true reason for such remedy? इसको क्या बोलते हैं, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन. ठीक है, रूल को क्या चीज के लिए बनाया गया ये देखना पड़ेगा. ठीक है, ओके. द रूल इज अप्लाइड ओनली व्हेन द वर्ड यूज्ड इन लॉ आर एम्बिगुअस एंड केपेबल ऑफ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ सोदरा देवी. ठीक है, वहां पे वो वाला केस हम लोग को पूरा एक्सप्लेन करके आना है.
Arjun had a commercial property in Udaipur. He leased out his commercial building for 10 years to Bhavesh. बोला उदयपुर में एक प्रॉपर्टी था, उदयपुर में एक प्रॉपर्टी था अर्जुन के पास, और वो किसको दे दिया? भावेश को दे दिया। कितना साल के लिए? 10 साल के लिए। ठीक है, रिलाइंग ऑन दिस भावेश एंटर्ड इनटू अ लीज अग्रीमेंट, ठीक है, एंड इन्वेस्टेड substantial amount in renovating the premises. After 2.5 years, Bhave's business started doing well. Arjun father filed a suit of eviction claiming that Arjun had no authority to leave this property. अर्जुन का फादर आया, अर्जुन का फादर आके बोलता है कि भावेश को कि भैया एविक्ट करो। 1.5 साल बाद, 2.5 साल बाद आया। ठीक है, कैन भावेश बी आस्क्ड टू एविक्ट द प्रीमाइसेस बाय अर्जुन फादर? नहीं, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। ओके, तो वही हम लोग को भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के अंडर में प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल बता के आना है। ये देखिए मैं आप लोग को दिखा देता हूं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल बोलता है कि एस्टॉपल इज अ लीगल रूल दैट से दैट मींस अ पर्सन कैन नॉट से समथिंग इज ट्रू एट वन टाइम एंड लेटर से ऑपोजिट। एस्टॉपल इज ओनली अ रूल अबाउट एविडेंस। ठीक है, ओके। अगर उसको पापा को पता था कि हाँ ये फैक्ट है उसका, तो बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता, बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता। बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी उड़ीसा वर्सेस साईराम कॉलेज में ये डिसाइड हो रखा है। ठीक है, ओके। तो ये पूरा प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल आपको लिख के आना है इसमें। आ जाइए। इन द सिटी ऑफ पटना, Amit wrote and signed a document stating I promise to pay 50,000 to Bharat after 6 months, provided I received payment from my client. Bharat sued Amit after 6 months of payment. 6 months of payment. Does this document consider valid promissory note? Explain the essential of a valid promissory note. Contingency पे कोई चीज निर्भर है क्या वो promissory note valid है कि नहीं है? ठीक है, तो promissory note का वैलिडिटी क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, ठीक है, अदर देन बैंक नोट एंड करेंसी नोट, अनकंडीशनल होना चाहिए, अंडरटेकिंग होना चाहिए, साइंड बाय द मेकर सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन और इज ऑर्डर इन बियरर टू बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें हम लोग ने एग्जांपल भी पढ़ा था। ठीक है, ए प्रॉमिस इज बी इन राइटिंग टू पे सी इफ सी डाइज लीजिंग इनफ सम ऑफ मनी। इनवैलिड है क्योंकि अनएम्बिगुअस है। ठीक है, अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं होता है। ओके, what do you mean by arbitral tribunal? Discuss the competence of arbitral tribunal in to rule on its jurisdiction. ठीक है, ठीक है, तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल मींस अ सोल आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर डिसाइडेड व्हाट? डिसाइडेड बाय पार्टीज विल डिसाइड द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, मिनिमम 1, मैक्सिमम नो लिमिट, मस्ट बी इन ऑड नंबर। द कंटेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ द आर्बिट्रेटर अलाउज द डिसीजन टू टेक इन मेजॉरिटी। द सोल आर्बिट्रेटर ऑल आर्बिट्रेटर शैल मेक्स एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, मेक्स एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, मेक्स एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था? सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, डिस्कस द कॉम्पिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। कॉम्पिटेंस अगर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कौन होगा, हम लोग उसका कॉम्पिटेंस कभी डिसाइड नहीं कर सकते। कॉम्पिटेंस डॉक्ट्रिन था ना, कॉम्पिटेंस डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्पिटेंस वो हम लोग ने पढ़ा था ना, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्पिटेंस। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्पिटेंस यहाँ पे आप लोग को बोल के आना है कि कॉम्पिटेंस हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, हम लोग आर्बिट्रेटर को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंस ऑफ आर्बिट्रेटर ट्राइब्यूनल, द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्पिटेंस हेल्ड इन द केस ऑफ क्लोरो कंट्रोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सेवन ट्रेंट वाटर प्यूरिफायर। द ट्राइब्यूनल में रूल ऑन इट्स ओन जुरिसडिक्शन, अ पार्टी कैन नॉट रेज डिस्प्यूट रिगार्डिंग जुरिसडिक्शन ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ अ ट्राइब्यूनल, जुरिसडिक्शन ऑन कॉम्पिटेंस ऑफ अ ट्राइब्यूनल। ओके, judicial precedents are important source of law. They have enjoyed high authority at all times in all the country. Discuss various kinds of principle, various kinds of precedents। तुमको precedent सारा explain करके आना है, judicial precedents भी explain करके आना है। हम लोग ने sources of law में judicial precedents already पढ़ रखा है। ठीक है, तो different type of judicial precedents हम लोग ने पढ़ा है, declaratory, absolutely authoritative, conditionally authoritative, persuasive। ठीक है, ओके, तो ये सारा हम लोग को बोल के आना है, ये सारा हम लोग को क्या करके आना है, बोल के आना है। जितना सारा जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हम लोग ने देखिए आराम से ज़बरदस्त तरीके से हम लोग ने डिजिटल नोट पढ़ के किया था, डिजिटल नोट से किया था। ठीक है, ये देखिए
देखिए काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल प्रेसिडेंट, परसुएसिव प्रेसिडेंट, ओके, परसुएसिव प्रेसिडेंट के बाद एब्सोल्युटली ऑथोरेटिव प्रेसिडेंट, कंडीशनली ऑथोरेटिव प्रेसिडेंट, ओके ओके। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसिसिस था, रेशियो डेसिडेंडी था। अब ये सब आपको ऑर्बिटर डिक्टा था, तो ये सब आप लोग को लिख के नहीं आना है, ये सब आप लोग को लिख के नहीं आना है, आप लोग को बस खाली लिख के आना है जुडिशियल प्रेसिडेंट, जुडिशियल प्रेसिडेंट, ओके। Explain the provision where a banker must refuse payment when a banker may refuse payment under the negotiable instrument act। ये आप लोग negotiable instrument act में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, बैंकर कब रिफ्यूज कर सकता है पेमेंट को, ठीक है। तो ये दोबारा से मैं आप लोग को नहीं दिखा रहा हूँ, खाली पार्ट में आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कहाँ से आप लोग का। ठीक है, बैंकर में रिफ्यूज टू ऑनर द कस्टमर चेक, इनसफिशिएंट फंड है, प्रेजेंटेड एट डिफरेंट ब्रांच है, फंड्स नॉट प्रॉपर्ली अवेलेबल है, व्हेन चेक इज डाउटफुल, प्रेजेंटेड आफ्टर बैंकिंग आवर्स, ठीक है, डेट ऑफ चेक गलत है, सिग्नेचर ऑफ ड्रॉर ये सारा चीज़ देखिएगा, क्लोजर ऑफ अकाउंट है, म्यूटिलेटेड चेक है, स्टॉप पेमेंट है, ठीक है, ये सारा चीज़ पे बैंकर रिफ्यूज कर सकता है पेमेंट करने के लिए, ओके। तो सारा क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया। अब आ जाओ 5A में आ जाओ, ठीक है। Mohit filed a civil suit against Rohit for recovery of money within a prescribed limitation period. However, due to defect of jurisdiction, the court returned the plaint after several months. Mohit then filed the same suit in the proper court, but at the time the limitation period expired. तो उसको limitation का extension मिलेगा, limitation period का extension मिलेगा, because आपका there is a bar on limitation, लेकिन आपका limitation period extend हो जाता है अगर आपने limitation period during the limitation period अगर कोर्ट में कोई दूसरा कोर्ट में ट्रायल किया और तुमने प्रॉपर तरीके से ट्रायल किया, लेकिन jurisdiction का प्रॉब्लम था कोर्ट का, तो तुम्हारा कोर्ट तुम्हारा लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर देगा बाय पीरियड ऑफ 7 मंथ्स, ओके। तो 7 मंथ का उसको एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर उस 7 मंथ में उसने फाइल किया है, तब चलेगा, ठीक है। तो जो टाइम स्पेंड जो तुमने जो लिमिटेशन पीरियड जो तुमने दूसरा कोर्ट में टाइम स्पेंड किया, इवन दो कोर्ट का वैलिड जुरिसडिक्शन नहीं था, उतना तुमको एक्सटेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन कंप्यूटेशन ऑफ सर्टेन केसेस, टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरिंग विच अपील और एप्लीकेशन as pauper has been filed, exclusion of time taken in court without jurisdiction, ठीक है। केस मस्ट बी फाइल्ड आफ्टर प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, सेम मैटर होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए, डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन होना चाहिए। अगर ये सारा कंडीशंस को सेटिस्फाइड है तब आपका वो टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। In the rural area of Rajasthan, there exists a long-standing custom of arranging marriage of minor children at very young age. Very young age में तो minor children को arrange marriage में डाल देता था. The village elder justified that this practice is an old age custom followed by generation. However, statute prohibits child marriage and prescribes punishment. Social activities challenge the validity of such marriage and custom supporting them. The villager argued that the custom is ancient and continuously followed, and it should be recognized as a valid source of law. Discuss as to what are essential conditions of a valid customs. ठीक है, तो ये कस्टम के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ लिया, तो कस्टम भी हम लोग जबरदस्त तरीके से आपका पढ़ चुके हैं क्लास में, ठीक है, कि किसको कस्टम माना जाता है, किसको कस्टम नहीं माना जाता है, ओके। हम लोग क्या ज़बरदस्त तरीके से क्लास में यार गजब गजब तरीके से पढ़े हैं, सारा चीज़ एकदम लिख लिख के पढ़े हैं, तो आप आराम से सारा क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, आपको पूछा गया है कि what are the essential conditions of a valid custom, whether such a custom is valid in law when it conflict with the statute। बोला statute से अगर conflict करता है तो वो कंडीशन को कस्टम वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। देखिए देखिए दो तरीके का कस्टम होता है, कस्टम विदाउट सैंक्शन होता है और कस्टम विद सैंक्शन होता है, ठीक है। जो लॉ जो स्टैट्यूट डालता है वो क्या हो जाएगा, कस्टम विद सैंक्शन होता है, ठीक है। कस्टम विद सैंक्शन होता है और कस्टम विदाउट सैंक्शन भी होता है, कस्टम विदाउट सैंक्शन भी होता है, और कुछ कस्टम क्या होता है, कन्वेंशनल होता है, ठीक है, नॉन यूजेस से पता चलता है, ठीक है। ओके, रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम एंटीक होना चाहिए,
मस्ट बी कंफर्म विद द लॉ ऑफ लैंड, कंफर्मेटिव विद द लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ लैंड के संग कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस होना चाहिए, सर्टेनिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, पीसफुल एंजॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दो ये कस्टम तुम्हारा एंटीक है, लेकिन ये वैलिड कस्टम नहीं है, बिकॉज ये कंफर्मेटिव विद द लॉ ऑफ लैंड नहीं, कस्टम कंफर्मेटिव विद द लॉ ऑफ लैंड नहीं है, तो इसको कस्टम नहीं माना जाएगा, इसको कस्टम नहीं माना जाएगा, ठीक है। ओके अब ये गिफ्ट डीड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, गिफ्ट डीड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, कंसिडरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाइए आगे आ जाइए। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन किया, अरविंद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फेसिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स फॉर एलिज मिसकंडक्ट, एन इंक्वायरी ऑफिसर अ क्लोज रिलेटिव ऑफ द कंप्लेनेंट इज अपॉइंटेड बाय द डिपार्टमेंट। बोला एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ठीक से नहीं किया है, ठीक है। अब कंप्लेनेंट का क्लोज रिलेटिव को इंक्वायरी ऑफिसर बना दिया गया है। अग्रीड विद द मैटर विच इज इन विच द इंक्वायरी इज कंडक्टेड, अरविंद चैलेंजेस द proceedings before high court, the contending that the inquiry violated the principle of natural justice and inquiry officer was biased. The department however argues that the inquiry was conducted in accordance with the interim rules and fair procedures. तो आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पूरा लिख के आना है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हम लोग ने कहाँ पढ़ा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो पूरा आप लोग को इसमें लिख के आना है। ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको लगा के आना है, ठीक है। नेमो नेमो जोडेक्स इन क्वाजा सुआ ऑडी ऑल्ट्रम पोल्ट्रम, तो ये दोनों आपको लिखाना है। अभी यहाँ पे क्या है, रूल अगेंस्ट बायस है ना, तो रूल अगेंस्ट बायस वाला लगेगा यहाँ पे, क्या इट इज अ रूल अगेंस्ट बायस, मीनिंग्स नोबडी शुड बी अ जज इन इज ओन कॉज। तो अगर आप रिलेटिव है तो 3 टाइप्स ऑफ बायस हो सकता है, पिक्यूनरी बायस, पर्सनल बायस एंड सब्जेक्ट मैटर बायस। यहाँ पे पर्सनल बायस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्सनल बायस हो जाएगा, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। ओके ओके अब देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है, क्या है, लॉ टॉर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है आपका, रेपुटेशन हाइजीन इसके ऊपर, ठीक है। सिग्निफिकेंस डिक्लाइन इन सेल्स, सब्सटेंशियल फाइनेंस लॉस हुआ है, डैमेज इन रेपुटेशन हुआ है, ठीक है। सी टेल्स देम रवि यूज मतलब कि रवि एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर रहा है, ठीक से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ नहीं कर रहा है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का क्वेश्चन है, सिविल रॉन्ग है कि नहीं है, आप किसी के प्रोडक्ट के बारे में गलत बोल रहे हो तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए सिविल रॉन्ग है कि नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। फॉल्स र्यूमर अगर आप क्लेम करते हो, फॉल्स र्यूमर अगर देते हो तो ठीक है कि नहीं, फॉल्स र्यूमर्स के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। ओके अब देखो एबीसी इंडियन कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद XYZ, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, डिस्प्यूट अराइज रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड अ मैटर इज रेफर्ड फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इशूज अ फॉरेन अवार्ड इन फेवर ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन, व्हेन XYZ कॉर्पोरेशन अप्रोच द इंडियन कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फॉरेन अवार्ड अंडर द आर्बिट्रेशन, ABC Limited opposite, claiming that the certain condition for enforcement under section 48 of the act have not been complied. Explain the condition for enforcement of foreign award. अगर foreign arbitral award है तो आप उसको कैसे enforce कर सकते हो इंडिया में, वो आपको बताना पड़ेगा। तो foreign arbitration agreement का कॉपी देना पड़ेगा आपको, arbitral award का कॉपी देना पड़ेगा, और इंडिया का कोर्ट में बिफोर फाइलिंग, बिफोर आपको जैसे ही सूट इनिशिएट होगा उसी समय बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का भी एप्लीकेबल होता है ना, हम लोग ने अलग अलग कन्वेंशन पढ़ा है, अलग अलग कन्वेंशन के अंडर ये एप्लीकेबल है, ओके। और क्या क्या कंडीशन है, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट वो हम लोग को बोलना है, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ फॉरेन अवार्ड वो हम लोग को बोलना है, ओके। तो वो भी हम लोग ने पढ़ा है, मैं देख आपको रेलिवेंट पार्ट दिखा देता हूँ। Foreign arbitrable is binding in India just like domestic award due to the following convention, न्यूयॉर्क कन्वेंशन एंड जिनीवा कन्वेंशन, ठीक है। ओरिजिनल अवार्ड को कॉपी देना पड़ेगा, ओरिजिनल आर्बिट्रल अग्रीमेंट देना पड़ेगा, एनी अदर कंडीशन भी देना पड़ेगा, ठीक है। ऑल अदर कंडीशन इन द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन कॉन्सुलेशन एक्ट आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एंड कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ अपीलेबल ऑर्डर, अगर अपीलेबल ऑर्डर है तो तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, इट शुड इन द मैटर इन द मैनर डिसाइडेड बाय द पार्टी लोग जैसे डिसाइड किया वैसे डिसाइड करना पड़ेगा, विद इन द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन होना चाहिए, एज पर एप्लीकेबल लॉ होना चाहिए, एज पर लॉ ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है।
रवि अ वेयर हाउस सुपरवाइजर इज एंट्रस्टेड विद बाय हिज एम्प्लॉय विद द कस्टडी ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 10 लाख। बोल रहा है कि उसको रवि एक वेयर हाउस का सुपरवाइजर था, उसको 10 लाख का गुड्स दे दिया गया था, 10 लाख का गुड्स का कस्टडी में रख के रखना था। कंपनीज पॉलिसी रिक्वायर्ड द गुड्स बी रिलीज ओनली अपॉन रिटन ऑथराइजेशन फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस जब तक ऑथराइज नहीं करेगा तुम गुड्स वहां से हटा नहीं सकता। इंस्टेड रवि सीक्रेटली क्या कर देता है, सेल कर देता है गुड्स को कोई थर्ड पार्टी को प्रॉफिट के लिए। व्हेन कन्फ्रंटेड रवि आर्ग्यू दैट ही वाज द इंचार्ज ऑफ द वेयर हाउस, तो वेयर हाउस का तुम इंचार्ज है और तुम क्या गुड्स को क्रिमिनली मिसएप्रोप्रिएट कर सकता है, तो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है। क्या है ये, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है, ये अलाउड नहीं है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स अलाउड नहीं है। ओके तो ये क्वेश्चन किसका है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। ठीक है, ये देखो डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके और देखिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी आ जाता है। ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी आ जाता है। ठीक है, the accused was entrusted with the property of or having dominion over it, the person was entrusted for the entrusted must use the property, the accused must dishonestly use such property in violation of law. Okay, ठीक है, इफ डन बाय द कैरियर और वेयर हाउस कीपर इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years और फाइन, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years प्लस फाइन। तो इसको क्या बोला जाएगा, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। ओके, इट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये आपका एडमिन लॉ से पूछा गया। गवर्नमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के संग करना है तो गवर्नर के संग करना होगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के संग करना है तो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संग करना होगा। इन राइटिंग होना पड़ेगा, इन राइटिंग होना पड़ेगा। ठीक है, इन राइटिंग होना पड़ेगा। ओके तो ये एसेंशियल ऑफ अ वैलिड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, डिस्कस द कंडीशन डिस्टिंक्शन बिटवीन डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर। डिक्री होल्डर कौन होता है, जिसके फेवर में डिक्री पास होता है। जजमेंट डेटर कौन होता है, जिसके अगेंस्ट में जजमेंट पास होता है। ठीक है, जो जीता वो डिक्री होल्डर, जो हारा वो जजमेंट डेटर। ओके, आरटीआई एक्ट के अंडर में सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स परव्यू। एक्सप्लेन विच एजेंसीज आर एक्सक्लूडेड अंडर द एक्ट एंड डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच दे आर एक्सक्लूडेड। तो ये भी हम लोग ने आरटीआई एक्ट में जबरदस्त तरीके से हम लोग ने कवर किया है आरटीआई एक्ट में। ठीक है, हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम आरटीआई एक्ट, सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटीज एजेंसीज मेंशन्ड इन शेड्यूल 2 ऑफ आरटीआई एक्ट लाइक आईबी, रॉ, सीबीआई, सीआरपीएफ, सीआईडी, बीएसएफ, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस रिसर्च, ये सब। ठीक है, ये सब लोग क्या है, ये सब एक्सक्लूड है। ठीक है, हाउएवर ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं। अगर करप्शन हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तब आप क्या कर सकते हो, आप उसका भी डिस्क्लोजर कर सकते हो, उसका भी डिस्क्लोजर कर सकते हो। अगर वैसा अगर उसका डिस्क्लोजर मांगे है तो ठीक है, एक्सप्लेन द एजेंसी विच आर एक्सक्लूडेड, डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एजेंसी आर स्टिल रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, करप्शन हो रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था, आराम से ये पेपर तो आराम से सॉल्व कर देना चाहिए था, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी पेपर था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ऐसा वीडियो और आता रहेगा।